वैश्विक राजनीति के लिए अक्सर कहा जाता है कि अगर पड़ोसी मुल्क से संबंध अच्छे हों तो आप खुद को काफी हद तक सुरक्षित मानकर चलते हैं, और शायद इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे पड़ोसी संकट के समय अपने पड़ोसियों का साथ देते हैं। लेकिन इसके उलट जिनके पड़ोसी खराब होते हैं उनके बीच हमेशा तनातनी होती रहती है। ऐसी ही कुछ तनातनी इन दिनों पश्चिम एशिया के दो पड़ोसी देशों के बीच देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ रूस यूक्रेन इजराइल हमास के बीच युद्ध की आग ठंडी भी नहीं हुई कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद के अंगारे फूट पड़े। इसके साथ ही पाकिस्तान आंतरिक कलह की परिस्थिति से भी गुजर रहा है, जहां बीते दिनों देश के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने ग्वादर रणनीतिक बंदरगाह के बाहर एक परिसर पर आतंकवादी हमले को नाकाम किया। इस समूह में 8 आतंकवादी और 2 सैनिक मारे गए। इस हमले की अलगाववादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी ली। इन सब उठापटक के बीच यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार हिंसा की आग में क्यों झुलस रहा है पाकिस्तान। आंतरिक हमले के साथ साथ पाकिस्तान पर अफगानिस्तानी हमले के क्या मायने हैं, इस घटना का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में बसा यह देश इन दिनों अपने राजनीतिक और वैश्विक नीति को लेकर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आंतरिक कलह के साथ साथ पड़ोसी देशों के हमले का दंश झेल रहा पाकिस्तान आज दोराहे पर खड़ा नजर आता है। गौरतलब है कि इस साल ईरान के बाद अफगानिस्तान दूसरा इस्लामिक पड़ोसी है जिसके साथ पाकिस्तान की इस तरह की सैन्य तनातनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए, जबकि तालिबान ने कुछ घंटों के बाद सीमा पार से गोलाबारी करने का दावा किया है। वहीं इस हमले के बाद पाकिस्तान ने कहा कि हमले में सीमावर्ती क्षेत्रों में छिपे सशस्त्र समूहों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ अफगान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि सीमा पार से पाकिस्तानी चौकियों पर गोलाबारी की गई है। इसी कड़ी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों की बात करें तो बेशक दोनों देश आपस में 2640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, लेकिन दोनों देश के बीच संबंध बेहद उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। दरअसल जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में फिर से सत्ता हासिल की है, पाकिस्तान को एहसास हुआ है कि तालिबान की वापसी ने टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को प्रोत्साहित किया है और उसे एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया है। विडंबना यह है कि पाकिस्तान की अपनी नीतियां ही थीं जिसके कारण टीटीपी का निर्माण हुआ। दशकों से पाकिस्तान पश्तून राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए उत्तर और पश्चिम पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में, जहां पश्तून बहुसंख्यक हैं, कट्टरपंथी सुन्नी इस्लाम को बढ़ावा दिया था। 1980 के दशक में जब अफगानिस्तान सोवियत नियंत्रण में था, तब इस रणनीति ने तालिबान को बनाने में मदद की। पाकिस्तान इसे अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताता है। पाकिस्तान अपने यहाँ सैकड़ों हमलों के लिए टीटीपी को जिम्मेदार मानता है। आंकड़ों की माने तो पिछले साल पाकिस्तान में लगभग 650 हमले हुए। इन हमलों में करीब 1000 लोग मारे गए। इनमें से अधिकांश सुरक्षाकर्मी थे। इनमें से अधिकतर हमलों में अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों को निशाना बनाया गया। वहीं बलूचिस्तान की बात करें तो यह सबसे बड़ा पाकिस्तानी प्रांत है जो देश के बाकी हिस्सों की तुलना में कम आबादी वाला और गरीब है। इसकी अवस्थिति और प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर तेल की प्रचुरता इसे पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। इतिहास के पन्नों को टटोलें तो मालूम होता है कि यह प्रांत 1948 से खूनी विद्रोहों, क्रूर राज्य दमन और एक स्थायी बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन की एक श्रृंखला का स्थल रहा है। स्वतंत्रता के समय प्रांत में मकरान, लासबेला, खारन और कलात की प्रमुख रियासतें शामिल थीं, जिनके आदिवासी प्रमुखों ने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। कलात का मुखिया सबसे शक्तिशाली मुखिया था, बाकी लोग उसके प्रति सामंती निष्ठा रखते थे। जैसे ही उपमहाद्वीप से ब्रिटिश वापसी करीब आई, कलात के अंतिम खान अहमद यार खान ने खुले तौर पर एक स्वतंत्र बलूच राज्य की वकालत शुरू कर दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी व्यक्तिगत दोस्ती उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय अपना राज्य सुरक्षित करने में मदद करेगी। हालांकि इस क्षेत्र में सोवियत विस्तार से सावधान ब्रिटिश इसके सख्त खिलाफ थे और इसके बजाय कलात का पाकिस्तान में विलय चाहते थे। इससे भी अधिक जटिल मामला यह था कि कलात के 3 सामंत पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। इस प्रकार अक्टूबर 1947 तक पाकिस्तान ने अपना सुर बदल लिया और विलय के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। इसके बाद विलय की संधि की गई, जिसकी स्याही अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी कि विरोध शुरू हो गया और यह विद्रोह अब तक जारी है। इस सब का असर यह पड़ा कि पाकिस्तान राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के मामले में पिछड़ गया है और वर्तमान समय में पाकिस्तान की आर्थिक रूप से बेहद कमजोर छवि नजर आती है।
आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2022 में पाकिस्तान का चालू खाता घाटा 17.4 अरब डॉलर है, जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह 2.82 अरब डॉलर था। इसकी मुद्रा की दर $1 के लिए 248.05 पाकिस्तानी रुपए है। ऐसे में मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों ने भी इससे दूरी बनानी शुरू कर दी है। अब वे अपनी नज़दीकियां भारत के साथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्हें इसमें ज़्यादा फायदा नजर आ रहा है। इस मामले में सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, मिस्र जैसे बड़े देश सबसे आगे हैं। ये वो नाम हैं जो कभी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। इस तरह वैश्विक मंच पर पाकिस्तान करीब करीब नदारद हो चुका है। इस स्थिति को बदलना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो राजनीतिक संकट, आर्थिक बदहाली और दूसरी वजहों के चलते एक ऐसे अस्थिर देश में बदल चुका है जो आत्ममग्न बना हुआ है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। देश में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी भूटान के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्हें भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भूटान के राजा द्वारा प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी इस अवार्ड को पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं। यह पुरस्कार भारत भूटान मित्रता और उनके जन केंद्रित नेतृत्व को मजबूत करने में भारत के योगदान को मान्यता देता है। बता दें कि ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो को लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर स्थापित किया गया था। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो सब सम्मानों, अलंकरणों और पदकों में सर्वोपरि है। अमेरिका और चीन की तल्खी किसी से छिपी नहीं है। इसी कड़ी में बीते दिनों अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें ऐसा कहा गया कि चीनी सरकार से जुड़े हैकरों ने एक व्यापक राज्य समर्थित ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों, पत्रकारों, निगमों, लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं और ब्रिटेन के चुनाव निगरानीकर्ता को निशाना बनाया गया। गौरतलब है कि जल्द ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इजराइल और हमास युद्ध को लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक इस लड़ाई का अंत नहीं हुआ। इसी बीच यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में चल रहे इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच तत्काल युद्ध विराम की मांग की। कई देशों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। बता दें कि साल 2023 के अक्टूबर में दोनों समूहों के बीच यह युद्ध शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव के मुद्दों को रेखांकित करते हुए संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।